नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस के आयुर्वेद वाला सीरीज में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। आज हम लोग रचना शारीर के चैप्टर नंबर 3 या टॉपिक नंबर 3 के गर्भ शारीर के अंतर्गत गर्भ के मासानुमासिक वृद्धि के क्रम, मासानुमासिक वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे या मासानुमासिक वृद्धि क्रम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अब गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि पढ़ना है। इसका मतलब कि गर्भ के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। गर्भाव क्रांति, एक्चुअली ये गर्भाव क्रांति का पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने गर्भाव क्रांति की बात किया, गर्भ की अवक्रांति अर्थात गर्भ जो है शुक्र शोणित के संयोग प्लस उसका जब अवतरण होगा, अवक्रांति मीन्स अवतरण, यूट्रस में जब वो इम्प्लांट होगा तो उसको हम बोलते हैं गर्भाव क्रांति। तो टोटल इसका मतलब कि जो गर्भाव क्रांति है उसी के अंतर्गत हम लोग मासानुमासिक वृद्धि क्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि क्या है। तो देखते हैं गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि क्रम के बारे में एक एक करके। यहाँ पर चरक और सुश्रुत दोनों के मत को हम लोग एक एक हर एक माह में, एक्चुअली यहाँ होता क्या है, जैसा कि नाम है मासानुमासिक वृद्धि क्रम, हर एक माह में अर्थात प्रथम माह में जो भी अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति होगी या क्या घटनाएं घटित हो रही है उस गर्भ के अंतर्गत, अपने अपने अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपनी बातें रखी है। यहाँ तक कि जो देखेंगे हम लोग तो लगभग चरक और सुश्रुत लगभग सभी लोग लगभग एक ही बात को कहते हैं। अगर कहीं मत में भिन्नता है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 9 मंथ के जो गर्भ होता है, किसी ने 9 मंथ माना, किसी ने 10th मंथ माना, किसी ने 12th मंथ, तो हर एक का जो प्रसव का ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है और अलग अलग परिस्थितियों की वजह से अलग अलग होता है। और आइए वन बाय वन बात करते हैं गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि क्रम। तो देखते हैं प्रथम मास में क्या है। तत्र प्रथम मासे मीन्स प्रथम मास में सबसे पहले हम लोग सुश्रुत के मत को देखेंगे। तो प्रथम मास में क्या है, सुश्रुत ने बोला है तत्र प्रथम मासे कललम जायते। तो यहाँ पर एक टर्म है कि प्रथम मास में जो गर्भ होगा, प्रथम मास में जो गर्भ होगा वो कलल के रूप में होगा। वो कैसे होगा इसको समझते हैं कि जब शुक्र शोणित का संयोग होता है, शुक्र प्लस शोणित का संयोग होता है तो उसकी वजह से गर्भ बनता है। जो शुक्र और शोणित है, अगर जिस समय प्रथम मास कहने का मतलब जिस समय इसका संयोग होगा शुक्र और शोणित का, जिस रूप में शुक्र और शोणित रहते हैं वो एक तरह से म्यूकस के फॉर्म में, कलल का मतलब होता है श्लेष्मा स्वरूप, कलल का मतलब होता है, ये गर्भ किस रूप में होता है प्रथम मास में, कललम, कलल, कलल का मतलब क्या होता है, श्लेष्मा स्वरूप, श्लेष्मा स्वरूप। तो कलल का मतलब होता है श्लेष्मा स्वरूप, कफ के स्वरूप वाला, ये कह सकते हैं कि कफ के स्वरूप वाला, कफ के स्वरूप वाला कलल बोला जाता है। मीन्स जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसी तरह से ये थोड़ा सा कलल या म्यूकस या श्लेष्मा स्वरूप का होता है प्रथम मास में अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। अब आते हैं चरक ने क्या बोला है कि प्रथम मास में चरक ने क्या बोला है इसके बारे में देखते हैं। तो देखेंगे चरक ने बोला है कि सर्व गुणवान। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट है, बहुत ही अच्छा वर्णन किया है चरक ने। सर्व गुणवान गर्भत्वम आपन्न मीन्स यहाँ पर बोला गया है कि जो गर्भ का निर्माण होता है तो सिर्फ शुक्र शोणित के संयोग से गर्भ का निर्माण नहीं होता है, उसमें क्या होता है, जीवात्मा का भी प्रवेश होता है अर्थात आत्मा का एंट्री होती है। तो सिंपली चरक हो सुश्रुत हो सभी ने शुक्र शोणित के संयोग के साथ साथ उसमें आत्मा का प्रवेश बताया है, तभी गर्भ की स्थिति मानी है। इसका मतलब शुक्र शोणित संयोग प्लस इसमें अगर आत्मा का संयोग होगा, आत्मा का संयोग होगा तब जाके कहीं गर्भ की उत्पत्ति मानी जाती है, क्योंकि आत्मा अर्थात जीवात्मा जो जीवन का लक्षण है वो इसी आत्मा या जीवात्मा के थ्रू ही मिलता है। अब देखते हैं कि इस चरक ने सबसे पहले आत्मा से संबंधित बात किया कि सर्व गुणवान। तो जो सर्व गुणवान है ये स किसके लिए आया है, आत्मा के लिए है। तो ये किसके लिए है, आत्मा के लिए। इंपॉर्टेंट है कि सर्व गुणवान मीन्स वो आत्मा क्या है, सभी सर्वगुण संपन्न। आत्मा क्या होती है, सर्वगुण संपन्न होती है। सर्व गुणवान गर्भत्वम आपन्न मीन्स वो आत्मा जो कि सर्व गुणवान होती है गर्भ को प्राप्त होती है। तो यहाँ देख रहे होंगे आत्मा क्या है, सर्वगुण संपन्न है, सर्व
गुण संपन्न, संपन्न, ये क्या है? सर्वगुण संपन्न है, आत्मा सूक्ष्म संयोग के साथ गर्भ को प्राप्त होती है। मीन्स किसको प्राप्त होगी? एक तरह से गर्भत्व को प्राप्त होगी। तो गर्भत्व को प्राप्त हो रही है, प्राप्त हो रही है। उसके बाद देखेंगे कि चरक ने कहा कि जब ये आत्मा जो शुक्र छोड़ी संयोग हो रहा है, सर्वगुणवान है और आत्मा गर्भत्व को प्राप्त हो रहा है, मीन्स गर्भ के साथ मिल रहा है, तो उसमें देखेंगे प्रथमे मासी, जब ये गर्भ बन गया, मीन्स आत्मा शुक्र छोड़ी संयोग हो गया, तो उसमें प्रथमे मासी समूर्छितम सर्व धातु कलशोकृत, तो उसमें जो होता है कि जब गर्भ का निर्माण होता है प्रथम मास में, तो जो जो गर्भ होता है वो सभी धातुओं का मिश्रित रूप होता है। सर्व धातु कलशोकृत का मतलब सर्व धातुओं का मिश्रित रूप होता है। और जो रूप होता है, जो अपीयरेंस होता है, जो स्वरूप होता है गर्भ का, वो कैसा होता है? वो खेट भूतो, खेट भूत का मतलब श्लेष्मा स्वरूप, जैसा कि चरक ने बोला है कलल। तो जो चरक का कलल है, जो चरक का खेट भूत है, वही सुश्रुत का कलल है। ध्यान रखिएगा कि जो चरक का खेट भूत है, सुश्रुत का कलल है। तो खेट भूत का मतलब क्या हुआ, हम लोग देखते हैं। खेट भूत का मतलब कि श्लेष्मा स्वरूप। तो खेट भूत, खेट भूत का मीनिंग क्या हुआ? श्लेष्मा, श्लेष्मा स्वरूप। तो यहाँ पर भी कलल का मीनिंग भी श्लेष्मा स्वरूप बोला गया है। तो कह रहा है कि समुचितम सर्वधातु कलशोकृतो खेट भूतो भवति। अब जो गर्भ उत्पन्न हो रहा है श्लेष्मा के स्वरूप वाला है, वो क्या है? अव्यक्त विग्रह। भवति अव्यक्त विग्रह मीन्स अव्यक्त शरीर वाला, अव्यक्त शरीर वाला। जो गर्भ क्या है? गर्भ जो है अव्यक्त शरीर वाला है। गर्भ क्या है? अभी अव्यक्त, अव्यक्त शरीर वाला होता है। मीन्स प्रथम मास में जो गर्भ होता है वो सर्वगुणवान संपन्न आत्मा से युक्त होता है, और प्रथम मास में जो होता है समुचित सभी धातुओं से मिला हुआ जो श्लेष्मा स्वरूप जो गर्भ होता है वो अव्यक्त शरीर वाला होता है। ये अव्यक्त शरीर वाला जो गर्भ होता है, इसमें क्या होते हैं? इसके अंग अवयव, इसके अंग अवयव, गर्भ के अव्यक्त शरीर वाला जो गर्भ होता है उसके अंग अवयव, तो अंग अवयव, अवयव क्या होते हैं? कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते। इसलिए कहा है कि भूत अंग अवयव सत असत। सत मीन्स होता है कि उसकी सत्ता पाई जाती है, मीन्स दिखाई देता है। कुछ होते हैं कि अव्यक्त होते हैं, मीन्स असत होते हैं। मीन्स तो ये अंग अवयव क्या होते हैं? सत और असत। मीन्स कुछ दिखाई देते हैं, कुछ उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ अभी बाद में फ्यूचर में अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से चरक ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रथम मास में गर्भ का वर्णन कर दिया है। तो इसके बाद देखते हैं दूसरे मास में, दूसरे माह में जो गर्भ मासन मास से वृद्धि है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे दूसरे माह में कि सुश्रुत ने क्या बोला है द्वितीय मास में, मास मास वृद्धि, द्वितीय शीतोष्म अनिलैर, द्वितीय शीतोष्म अनिलैर विपच्यमानानाम संघात महाभूतानाम संघातो घन संजायते। तो द्वितीय मास में जो गर्भ होता है अब उसमें कुछ आगे की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर सुश्रुत के अकॉर्डिंग देख रहे होंगे कि द्वितीय मास में शीत उष्म अनिल जो गर्भ होता है वो क्या होगा? शीत उष्म अनिल। शीत का मतलब हो जाएगा वात, शीत का मतलब वात, और शीत का मतलब हो जाएगा कफ। शीत का मतलब कफ, उष्म मतलब हो जाएगा पित्त, और अनिल मतलब वात। तो जो द्वितीय मास में जो गर्भ होगा शीत उष्म अनिलैर विपच्यमाना नाम, दूसरे माह में जो गर्भ होता है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत वो वात पित्त कफ से युक्त हो जाएगा। मीन्स उस पे वात पित्त कफ की क्रिया होगी। तो कह रहा द्वितीय शीतोष्म अनिलैर विपच्यमाना नाम महाभूता नाम संघातो घन संजायते। जो प्रथम माह में जो गर्भ था वो कलल के रूप में था। तो प्रथम माह में जो गर्भ था, जो कलल के गर्भ प्रथम माह में किस रूप में था? कलल के रूप में। अब यही दूसरे माह में
इसी दूसरे माह में जो गर्भ था कलल के रूप में, इस पे किसकी क्रिया होगी? वात पित्त कफ की। तो इस पे एक तरह से एक्शन होगा या कार्य होगा वात पित्त कफ, क्योंकि क्या कह रहा है? शीत उष्ण अनिल। शीत मतलब होता है कफ, उष्ण मतलब होता है पित्त का है, और अनिल मीन्स वात। तो वात पित्त कफ का इस कलल पे क्रिया होगा तो क्या होगा? ये घन के रूप में आ जाएगा, मीन्स सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो यह कह रहा है महाभूता नाम संघातो घन संजायते। तो यहाँ कह रहा है घन संजायते, घन संजायते मीन्स घन के रूप में आ गया, मीन्स सॉलिड रूप में आ गया। अब ये घन के रूप में आ गया है, तो घन के रूप में आ गया है तो कहीं ना कहीं देखेंगे इसी द्वितीय मास में जो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं कि गर्भ में पुत्र होगा या पुत्री होगी या नपुंसक होगी, उसके लक्षण चरक ने दे, सुश्रुत ने दे दिए। तो यदि घन के रूप में है, यदि पिंड पुमान घन के रूप में आ गया, वो घन, घन का मतलब यहाँ पर सिंपल सॉलिड फॉर्म से है, क्योंकि कलल क्या था? म्यूकस के समान था, बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही कोई स्पेसिफिक शेप नहीं थी, म्यूकस के समान थे, श्लेष्मा के समान थे। यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में आ घन। अगर ये घन सॉलिड रूप में द्वितीय मास में जो गर्भ है, अब ये अगर पिंड के रूप में मीन्स गोलाकार है, तो अगर ये पिंड के रूप में है, पिंड मतलब गोलाकार, ठीक है, गोला हो गया। पिंड मतलब जैसे कहते हैं कोई पिंड है, मीन्स जो गर्भ है द्वितीय मास में गोलाकार है, पिंड है, तो क्या होगा इसके लक्षण की पुत्र पैदा होगा। ये जो बच्चा है वो पुत्र के रूप में जन्म लेगा। तो पिंड क्या है? पुमान अर्थात पुत्र। उसके बाद कह रहा है अगर ये घन रूप में जो गर्भ है, अगर ये पेशी रूप में है तो पेशी रूप में होगा। पेशी का मतलब ये गोलाकार ना होकर थोड़ी सी इलोंगेटेड होगा इस तरह से। तो पेशी देखते हैं कि जो हाथ और पैर की पेशियां होती है बहुत लंबी लंबी होती है, या कहीं भी की पेशी थोड़ी लंबी होती है, चौड़ी होती है, पेशी रूप होगा तो ये पुत्री होगी, आगे चलकर पुत्री के रूप में जन्म लेगी। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि पिंड पुमान स्त्री चेत पेशी और नपुंसक च अर्बुदम, और ये अर्बुद के रूप में होगा। अगर ये अर्बुद के रूप में है, अर्बुद के रूप में है, तो ये नपुंसक तो ये नपुंसक रूप में जन्म लेगा। तो देख रहे होंगे कि द्वितीय मास में ही सुश्रुत ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि जो गर्भ होता है वो वातपित्त कफ क्रिया के पश्चात जो है पिंड के रूप में हो जाता है, घन के रूप में हो जाता है, शालिड हो जाता है। अब ये शालिड हुआ जो गर्भ होता है अगर पिंड के रूप में मीन्स गोलाकार है, तो क्या होगा? पुत्र की उत्पत्ति होगी। अगर जो पिंड के रूप में, जो घन रूप में जो गर्भ है अगर इलोंगेटेड है मीन्स पेशी के रूप में है, तो पुत्री के रूप में आगे चल के जन्म लेगा। अगर ये अर्बुद के समान है, न पिंड है न पेशी है, मीन्स न क्लियर कट गोला है न इलोंगेटेड है, मीन्स न पिंड है न पेशी है, अर्बुद है मीन्स साइज जो है इरेगुलर साइज है, तो वो नपुंसक के रूप में जन्म लेगा। अब देखते हैं कि ये तो बात किया सुश्रुत ने, सेम बात चरक किस तरह से बात करते हैं। तो चरक की बातें देखेंगे यहाँ पर। तो कुछ चरक की बातें यहाँ कर लेते हैं द्वितीय मास में। तो यहाँ देख रहे होंगे चरक ने द्वितीय मासी घन संपद्यते, द्वितीय मासी घन संपद्यते। तो शुरू चरक भी बोल रहे हैं कि द्वितीय मास में जो गर्भ होता है घन के रूप में होता है। तो सेकंड माह में जो गर्भ होगा किस रूप में होगा? घन के रूप में, ठीक, घन के रूप में हो गया। घन का मतलब सॉलिड यहाँ बात किया है। द्वितीय मासी घन संपद्यते पिंड पेशी अर्बुदवा। तो घन के रूप में है तो घन भी तीन रूप में पा जाएगा, जैसा कि सुश्रुत बोले थे, पिंड के रूप में, पेशी के रूप में या अर्बिद के रूप में। तो यहाँ देखेंगे तीन फॉर्म में पाया जाएगा, पिंड, पेशी और अर्बुद। अब पिंड है, पेशी है, अर्बुद है। घन पिंड के रूप में है तो क्या होगा? पेशी के रूप में है तो क्या होगा? अर्बुद के रूप में तो क्या होगा? क्या है कि द्वितीय मासी घन संपद्यते पिंड पेशी अर्बुद वा, पिंड पेशी अर्बुद वा। फिर देखेंगे तत्र घन पुरुष मीन्स घन का मतलब गोलाकार सॉलिड है, अगर पिंड है तो क्या होगा? पुरुष, तो ये पुत्र को जन्म देगा। अगर पेशी है तो यहाँ देखेंगे पेशी स्त्री, तो यहाँ पर पेशी क्या है? स्त्री को जन्म देगा, मीन्स पुत्री को जन्म देगा, पुत्री को जन्म देगी। और अर्बुद है तो
नपुंसकम, अर्बुदम नपुंसकम, पेशी स्त्री, घन पुरुष और अर्बुदम नपुंसक। तो यहाँ पर सेम सुश्रुत का मत है नपुंसक। तो जैसा कि सुश्रुत ने बोला है सेम लगभग लगभग चरक ने भी द्वितीय मास में बात किया है, कोई अंतर नहीं पाया गया है। अब आइए तीसरे माह में बात करते हैं कि तीसरे माह में सुश्रुत ने मासानुवासिक वृद्धि क्रम में क्या बताया है। अब यहाँ गर्भ का जो है सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, मीन्स लिंग का निर्धारण हो गया कि वो जो बालक होगा, जो गर्भ है, पुत्र के रूप में जन्म लेगा या पुत्री के रूप में या नपुंसक रूप में, इसकी पहचान हो जाती है इसके लक्षणों से, उसके देखकर। तो फिर देखते हैं कि तृतीय मास में तृतीय हस्तपाद शीर्षाम, सुश्रुत ने क्या कहा है कि तीसरे मास में क्या होता है, हस्तपाद शीर्षाम पंचपिंडिका निर्वंतन्ते। यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या है, पंचपिंडिका, जो गर्भ है एक पिंड के रूप में है, लेकिन उसके 5 एक तरह से आर्म की बात हो रही है, मीन्स उसके अंकुर, उसमें अब हाथ पैर और सिर की बात चल रही है कि अभी तक तो था कि कोई स्पेसिफिक उसमें स्ट्रक्चर्स नहीं थे। पंचपिंडिका निर्वंतन्ते का मतलब क्या है कि उसमें क्या है, हस्त पाद शिर साम, मीन्स हाथ पैर और सिर की उत्पत्ति हो जाती है। अगर हमारे इस पूरे शरीर में ये जो ट्रंक पार्ट है, ट्रंक पार्ट का मतलब हो जाएगा कि आपका थोरैक्स, एब्डामेन और पेल्विस, इसमें हाथ पैर और सिर, दोनों हाथ, सिर और गला और पैर को छोड़ दिया जाए तो ये क्या है, एक तरह से ये स्पेसिफिक रूप में नहीं है। लेकिन तीसरे मास में क्या होता है कि इसी ट्रंक से, इसी गर्भ के जो अनस्पेसिफिक रूप से था, उसमें पंचपिंडिका मीन्स जो पिंड है उसमें 5 शाखाएं निकल गई है, 2 हाथ पैर और सिर, अंग प्रत्यंग विभाग से सूक्ष्म होती। जब यहाँ पर ये जो 5 चीजें हैं तो पंचपिंडिका निर्वंतन्ते की बात कर रहा है, देखेंगे पंचपिंडिका निर्वंतन्ते। तो सुश्रुत ने बोला पंचपिंडिका, पंचपिंडिका में क्या क्या चीजें आएंगे, हाथ पैर, हस्त पाद सिर, मीन्स 2 हाथ 2 पैर 1 सिर, इस तरह से टोटल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या है, अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्मो भवति, जो अंग प्रत्यंग है मीन्स हाथ पैर और सिर है, क्या है, अंग प्रत्यंग विभाग क्या है, ये तीनों, ये 5 स्ट्रक्चर क्या है, सूक्ष्म रूप में है, सूक्ष्म रूप में है, ये सूक्ष्म रूप में है। तो हस्तपाद शीर्षाम पंचपिंडिका निर्वंतन्ते, ये जो भी चीजें अंग प्रत्यंग है ये सूक्ष्म रूप में है। तो आइए बात करते हैं कि तृतीय मास में, ये तो सुश्रुत की बात हुई, चरक ने क्या बोला है, चरक ने बोला तृतीय मासी सर्वेंद्रियाणि। तो ध्यान देने वाली बात है, तीसरे मास में सभी इंद्रियां, सर्व अंग अवयवश्च योगपद्धेन अभिनिर्वन्तन्ते। तो ध्यान देना है कि तीसरे मास में क्या है कि सर्व इंद्रियां, सर्व इंद्रियां, तीसरे मास में सभी इंद्रियां और सभी अंग अवयव, सभी अंग अवयव एक साथ उत्पन्न होते हैं। ये सब क्या हो रहा है, एक साथ, योग पद्धेन का मतलब, योग पद्धेन मतलब एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं एक साथ उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। इसका मतलब, तो सुश्रुत ने बोला था कि पंचपिंडिका के रूप में उत्पत्ति होती है, चरक बोल रहे हैं कि सभी इंद्रियां और सभी अंग अवयव एक साथ उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों के मत में अंतर है? नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं है, क्योंकि जो सुश्रुत ने बोला है 2 हाथ 2 पैर सिर, 2 हाथ 2 पैर 1 सिर, पंचपिंडिका के रूप में सुश्रुत ने कहा तृतीय मास में। चरक क्या बोल रहे हैं, सर्व इंद्रियां। तो देखेंगे इंद्रियों का स्थान क्या है, सिर में है, इंद्रियों का स्थान सिर में है, और इंद्रियां जो है जैसे ज्ञान इंद्रियां है, कर्म इंद्रियां है, इनका स्थान क्या है, सिर बोला गया है। तो क्यों नहीं यही सिर, सर्व इंद्रियां मीन्स ये सिर, चाहे ज्ञान इंद्रियों की बात करें चाहे कर्म इंद्रियों की बात करें, तो ज्ञान इंद्रियों में आपका सिर से संबंधित जो भी चीजें हैं, चाहे आपका ज्ञान इंद्रियों में चाहे चक्षु कह दे, चाहे घ्राण कह दे, चाहे कर्ण कर दे,
तो इस तरह की चीजें हैं, स्पर्श हो गया, त्वचा हो गया, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रिया में हाथ, पैर, जिह्वा, गुद, इस सब अंग प्रत्यंग में आ जाएंगे। तो देखेंगे ये इंद्रियां हो जाएगा सिरुला पार्ट, और ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहा है तो ये है ज्ञानेंद्रिया, ये है ज्ञानेंद्रिया। जबकि अंग अवयव क्या है, ये कर्मेंद्रिया है। तो ये अंग, ये दोनों क्या है, कर्मेंद्रिया। तो ये देखेंगे कर्म इंद्रिय, तो ये कर्म इंद्रिय है। इसका मतलब जो चरक ने बोला है, जो सुश्रुत ने बोला है, इसी बात को चरक भी बोलते हैं, सेम सेम। इसका मतलब दोनों के मत में कोई भिन्नता नहीं है। तो देखते हैं इसके बाद कि जब चरक बोल रहे हैं कि सभी इंद्रियों की उत्पत्ति हो जाती है, तो चरक के मत से यहाँ पर जो है इंद्रियों की उत्पत्ति हो जा रही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि चरक ने तीसरे मास में ही हृदय की उत्पत्ति बोला है। तो हृदय की उत्पत्ति जो है तीसरे माह में बोला है। साथ ही साथ जब गर्भ में चेतना, जब हृदय की उत्पत्ति होगी तो हृदय में चेतना का स्थान पाया जाता है। तो हृदय की उत्पत्ति के बाद उसमें चेतना की अनुभूति होगी। तो जो चेतना का आश्रय होता है वो हृदय होता है। तीसरे मास में चरक ने गर्भ में हृदय की उत्पत्ति और चेतना की उत्पत्ति मानी है। आइए बात करते हैं कि हृदय के बारे में, या हृदय की उत्पत्ति किसने किस माह में मानी है। उससे पहले हम लोग सुश्रुत के चौथे माह के बारे में बात कर लेते हैं। चौथे माह के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पूरा देखेंगे कि किस तरह से क्या है। तो यहाँ देखेंगे सुश्रुत क्या है, चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति। मीन चौथे माह में जो होता है सभी अंग प्रत्यंग का जो विभाग जो है प्रव्यक्त होता है, मीन्स व्यक्त हो जाता है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग, चतुर्थे क्या है, सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति। मीन्स जो अंग प्रत्यंग हैं, इससे पहले सूक्ष्म रूप में थे। तृतीय मास सुश्रुत ने कहा था कि पंच पिंड का निर्वध्यते अंग प्रत्यंग सूक्ष्मो भवति। बट चौथे मास में एक माह और बाद हम लोग आगे बात कर रहे हैं, तो चौथे मास में क्या रहा है, सभी अंग प्रत्यंग अब जब सूक्ष्म थे तीसरे मास में, अब वो क्या हो रहा है, प्रव्यक्तो भवति, उससे और अधिक ज्यादा व्यक्त हो गए, मीन्स और अधिक स्पष्ट हो गए। उसके बाद देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गर्भ हृदयम प्रव्यक्ति भावात चेतना धातुर अभिव्यक्तो भवति। मीन्स चौथे माह में गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होती है। गर्भ हृदय प्रव्यक्ति, हृदय की उत्पत्ति होती है। और हृदय में किसका आश्रय होता है, उस चेतना का। भावात चेतना धातुर अभिव्यक्तो भवति, उस हृदय में चेतना का भी वास हो जाता है। तो इस तरह से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुश्रुत का चतुर्थ मास। चतुर्थ मास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें सभी अंग प्रत्यंग अवयव प्रव्यक्त हो जाते हैं, पहले की तुलना में और अधिक व्यक्त हो जाते हैं। साथ ही साथ उसी चौथे मास में जो हृदय की उत्पत्ति होती है, वो हृदय का जो आश्रय, किसका आश्रय होता है, चेतना उसमें आश्रय रहती है, लेती है। तो चेतना भी चौथे मास में बात की गई अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। अब देखते हैं साथ ही साथ जब हृदय की उत्पत्ति हो, गर्भ में हृदय की उत्पत्ति हो रही है, और साथ ही साथ माता के हृदय है, गर्भ के हृदय प्लस माता का हृदय। तो देखा जाए स्त्री के शरीर में दो हृदय हो गए, एक तो गर्भ का हृदय, एक माता के शरीर, खुद माता का हृदय। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं द्विहृदया च नारी। चौथे माह में जब गर्भ के शरीर में हृदय की उत्पत्ति हो रही है, और साथ ही साथ माता का खुद का अपना, या स्त्री का जो खुद का हृदय है, ऐसी स्थिति में जब दो हृदय की एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, या स्थिति बन रही है, तो उस स्थिति को बोलते हैं द्विहृदया, मीन्स दो हृदय। तो दो हृदय में होता क्या है कि जब दो हृदय, कहने का मतलब कि यहाँ पर जब अंग प्रत्यंग जब ढेर सारे हो रहे हैं, मीन्स प्रव्यक्त हो रहे हैं, पहले की तुलना में और अधिक प्रव्यक्त डेवलप हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस जो गर्भ का विकास हो रहा है, उसको अधिक से अधिक मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस अधिक से अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसके थ्रू पूरा होता है गर्भ का, वो माता के थ्रू होता है। कहीं न कहीं जो भी रिक्वायरमेंट गर्भ को होती है, वही इच्छा माता व्यक्त करती है, उसके खाने की इच्छा। तो उसको क्या बोलते हैं, देखते हैं। उसको बोलते हैं कि दोहृद अवमानना, मीन्स दोहृद इच्छा। दोहृद इच्छा मीन्स जो गर्भ की इच्छा होती है, वो डायरेक्ट गर्भ तो अपना व्यक्त कर नहीं सकता है, तो उसकी इच्छा, क्योंकि वो माता पे डिपेंडेंट है टोटली,
तो माता के थ्रू जो भी माता इच्छा करती है कि उसको खाने ये खाना है, उसको ये पीना है, या उसको इस तरह से घूमना है, जो भी स्थिति आए, जो भी मन के अनुकूल हो, जो भी उचित हो, मीन्स गर्भ के लिए तरह से नुकसानदेह न हो, हानि न पहुंचाए, वे सभी उसकी जो इच्छाओं की पूर्ति करना चाहिए। ये धर्म है, तभी वो गर्भ प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट उसका होगा, स्वस्थ कंडीशन में रहेगा। अगर मान लीजिए कि उस स्त्री की जो इच्छा है पूरी नहीं की जाती है, तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे? दोहृद अवमानना। उसको क्या बोलेंगे? दोहृद अवमानना। ये है आपका दोहृद अवमानना। मीन्स जो गर्भ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो माता जो इच्छा व्यक्त कर रही थी, आपने उसकी इच्छा, उसके घर वालों ने इच्छा पूरी नहीं की, तो उसको बोलते हैं दोहृद अवमानना। अगर दोहृद अवमानना या जो गर्भ की इच्छा थी माता के रूप में थी, अगर वो पूरी नहीं की गई तो क्या होगा? आइए देखते हैं कि गर्भ अब नॉर्मल नहीं रहेगा, क्योंकि गर्भ माता के थ्रू न्यूट्रिशन ले रहा है और वो उसकी इच्छा हो रही है कि इसको और अधिक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, तो माता खुद जाहिर करेगी इच्छा, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मीन्स उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में अल्टीमेट प्रभाव गर्भ पे ज्यादा पड़ेगा। तो कहते हैं कि जो उत्पन्न होने वाला बालक मतलब संतान है, पुत्र पुत्री होगा, क्या होगा? कुब्ज होगा, मीन्स कुबड़ा होगा। पूरी खंज, खंज मीन्स लंगड़ा, खंज मीन्स होता है लंगड़ा, ठीक है। जड़, जड़ और बामन का लगभग, जड़ का मतलब होता है मोटी बुद्धि, मतलब बुद्धिमान नहीं होगा। जड़ का मतलब कहते हैं ना जड़ बुद्धि, तो ये एक तरह से मूर्ख बालक होगा। बामन मीन्स होता है छोटा हाइट वाला होगा। बामन का मतलब होता है छोटे हाइट वाला होगा। साथ ही साथ और कौन कौन सी विकृति आएंगे तो देखेंगे। विकृत अक्ष मीन्स नेत्र जो होंगे वो भी स्वस्थ कंडीशन में नहीं रहेंगे, कुछ न कुछ उसमें विकृति आ जाएगी। तो विकृत अक्ष का मतलब नेत्र विकृत अवस्था में उत्पन्न होंगे, या तो नेत्र विकृत होंगे, या अनअक्ष, या नेत्र की उत्पत्ति ही नहीं होगी। नेत्र की उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन उसमें हो सकता है कि उसमें रोशनी या उसको दिखाई न दे। तो कह रहा है विकृत अक्ष होगा या अनअक्ष संतान को जन्म देगी। वो स्त्री क्या है? विकृत अक्ष या अनअक्ष या बिना आंखों वाले संतान को जन्म देगी। आंख रहेगा मीन्स आई बाल रहेगा, आइट साइट नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति हो सकती है दोहृद अवमानना की, अर्थात स्त्री की जो इच्छा होती है उसको पूरा न करने पर। अब देखेंगे यदि अगर उस स्त्री की इच्छा को पूरा किया जाता है, जनरली पूरा होता है, अगर जब पूरा होता है उस स्त्री की इच्छा या दोहृद अवमानना नहीं होती, मीन्स जो भी इच्छा स्त्री जाहिर की है वो पूरा होता है, तो क्या होगा? तो जो संतान उत्पन्न होगा वो बहुत ही वीर्यवान मीन्स बहुत ही बलशाली एवं चिरायु मीन्स दीर्घायु पुत्र या बालक या संतान की प्राप्ति होगी। इसका मतलब कि हम लोग दोहृद की अवमानना न करके उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो होने वाला जो संतान है, चाहे पुत्र हो पुत्री हो, वो बहुत ही वीरवान मीन्स बहुत ही साहस वाला, और चिरायु मीन्स होता है कि अत्यधिक दीर्घायु बालक उत्पन्न होगा। इस तरह से बोला है सुश्रुत ने। फिर चरक में देखते हैं कि चरक क्या बोलते हैं चौथे मास में। चरक बोलते हैं चतुर्थे मासी स्थिरत्वम आपद्यते। गर्भ, गर्भ क्या हो जाता है चौथे मास में? गर्भ चौथे मास में स्थिर हो जाता है। मीन्स स्थिर होने का मतलब ये है कि अब जो गर्भ था तीसरे मास तक वो कहीं न कहीं लिक्विड फॉर्म में था, अब सॉलिड फॉर्म में आ गया। और चतुर्थे मासी स्थिरत्वम आपद्यते गर्भ है। चौथे माह में गर्भ क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। तो गर्भ क्या होगा चौथे मास में? ये स्थिर होगा, ध्यान रखिएगा, स्थिर होगा। जबकि तस्मात् तदा गर्भड़ी, और गर्भड़ी क्या होगी? गुरु गात्रत्वम अधिकम आपद्यते। तो गर्भ जो है वो स्थिर हो रहा है, इसका मतलब उसका वेट बढ़ रहा है, उसके अंग प्रत्यंग उत्पत्ति हो रही है, जिसका मतलब जो भी अल्टीमेट प्रभाव आएगा माता पे आएगा, मीन्स गर्भड़ी के शरीर पे भारीपन होगा। तो गर्भड़ी में क्या होगा? माता में गुरु गात्रत्वम अधिकम, शरीर में अत्यधिक भारीपन आएगा। तो इसको गर्भ में तो स्थिरता आ गई, मीन्स डेवलपमेंट हो रहा है, उसका साइज वेट बढ़ रहा है। और गर्भड़ी में क्या होगा? गर्भड़ी में गुरु गात्रता, गुरु गात्रता की अधिकता, गुरु गात्रता की अधिकता मीन्स शरीर पहले की तुलना में और अधिक भारी हो जाएगा।
इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चौथे माह तक ये है। अब यहाँ पर चौथे मास में हृदय सुश्रुत में हृदय की बात किया है, दो हृदय की बात किया, मीन्स हृदय की उत्पत्ति बात किया, गर्भ में हृदय की उत्पत्ति की बात की है। लेकिन हम लोग भी बात करते हैं कि इस तरह से अब बात कर लेते हैं कि दोहृद की अवस्था किस आचार्य ने किस माह में मानी है। तो आइए बात करते हैं कि जो गर्भ में हृदय की उत्पत्ति किस आचार्य ने किस माह में मानी है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे दोहृदयावस्था, तो इसको बोलते हैं दोहृदयावस्था की जो स्थिति होती है कौन से आचार्य ने किस रूप में किस माह में माना है। तो यहाँ पर देखेंगे दो अवस्था मीन्स दो हृदय अवस्था। तो देखेंगे सबसे पहले अष्टांग हृदय ने कहा है कि दूसरे मास में ही दो हृदय अवस्था आ जाती है। दो हृदय अवस्था अष्टांग हृदय के हिसाब से दूसरे माह में आती है। तो जनरली कहते हैं कि जब हृदय की उत्पत्ति होगी उसमें चेतना की उत्पत्ति होगी, लेकिन अष्टांग हृदय ने कहा चेतना और वेदना, चेतना होगा तभी वेदना या सुख दुख की अनुभूति होगी। लेकिन उनका जो वेदना है या सुख, वेदना मतलब दुख नहीं होता, सुख और दुख दोनों होता है, अनुभूति जो भी होती है चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो दोनों को वेदना कहते हैं। लेकिन वेदना की उत्पत्ति उन्होंने तीसरे मास मानी है। वेदना की उत्पत्ति कब मानी है? थर्ड माह में मानी है। तो अष्टांग हृदय ने दोहृद की अवस्था दूसरे मास में मान लिया। उसके बाद देखते हैं कि चरक काश्यप हारित ने तीसरे माह में दो हृदय अवस्था माना है। ध्यान रखिएगा, चरक ने तीसरे माह में ही मान लिया दो हृदय अवस्था तीसरे माह में मान लिया। क्यों माना है? क्योंकि चरक कहा था तृतीय मासे सर्वेंद्रियाणि सर्व अंग अवयवश्च योगपदेन अभिनिवृत्ते। तो जो हृदय की बात कर गए हैं तो यहाँ पर उन्होंने तीसरे मास में कर लिया। उसके बाद देखते हैं कि सुश्रुत भाव प्रकाश ने सुश्रुत भाव प्रकाश ने चौथे माह में हृदय की उत्पत्ति मानी है, मीन्स दो हृदय अवस्था चौथे माह में मानी है। फिर उसके बाद देखेंगे कि अष्टांग हृदय ने दूसरे माह में मानी थी। अष्टांग संग्रह ने क्या मानी है? तो उसने दिया है कि 3 पक्ष से लेकर 5 माह तक, 3 पक्ष से लेकर लिखेंगे 3 पक्ष से 5 माह तक, मीन्स इस दौरान किसी भी समय दो हृदय अवस्था हो सकती है। इसके बाद देखते हैं 5वें माह में कि सुश्रुतकालीन जो गर्भ का जो मासमान वृद्धि है 5वें मास में क्या है? सुश्रुत बोला पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवति, अर्थात 5वें मास में जो मन होता है और अधिक विकसित हो जाता है। ऐसा नहीं कि 5वें माह में मन की उत्पत्ति होती है, मन की उत्पत्ति तो इंद्रियों के साथ हुई है। तृतीय हस्तपाद पीड़िकाम मीन्स तीसरे मास में ही जो मन की उत्पत्ति हो गई थी। मन का स्थान जो हृदय है, मस्तिष्क है, इस तरह से है। तो कहीं न कहीं जब इंद्रियों की उत्पत्ति हुई थी तो उसी समय मन की उत्पत्ति भी हो गई थी। लेकिन चौथे माह में जो है चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभागो प्रव्यक्तु भवति, चौथे माह में जो है सभी अंग प्रत्यंग और अधिक विकसित हो गए थे और 5वें मास में और अधिक प्रतिबुद्धतर हो गया है मन। 5वें माह में मन और अधिक विकसित हो गया है। फिर देखेंगे चरक ने क्या बोला है कि 5वें माह में जो गर्भ है वो है, अब गर्भ क्या है? मांसोड़ित का उपचय हो रहा है। गर्भ में मांसोड़ित का उपचय, इससे पहले चौथे माह में हम लोगों ने बात किया था कि गर्भ क्या होता था? स्थिर हो गया था। गर्भ स्थिर हो गया था चौथे माह में, मीन्स उसके बाद इसका डेवलपमेंट और होगा तो क्या होगा? गर्भ मांसोड़ित का उपचय होगा। तो गर्भ में चौथे माह में स्थिर हो रहा था, 5वें माह में उसमें मांस और शोणित का उपचय मीन्स उसमें वृद्धि हो रही थी। और अगर मांसोड़ित में उपचय हो रहा है इसका मतलब जस्ट अपोजिट माता में होगा, मीन्स गर्भड़ी में होगा। तो यहाँ देखेंगे गर्भड़ी कार्श मीन्स कृष्ट होगी। कार्श मीन्स होता है दुबलापन। तो गर्भड़ी क्या होगी? गर्भ की तो वृद्धि हो रही है लेकिन गर्भड़ी क्या हो रही है? वो दुबली पतली होती जाएगी। तो इसका मतलब कि गर्भ के मांसोड़ित का उपचय हो रहा है 5वें मास में
और उसी मांसोड़ित का उपचय किसके थ्रू हो रहा है? माता के थ्रू हो रहा है। इसका मतलब मांसोड़ित का क्षय हो रहा है माता का। तो माता के मांसोड़ित का क्षय हो रहा है, इसको हम लोग कार्य बोलते हैं। तो गर्भ जो है मांसोड़ित का उपचय होगा गर्भ में, उसकी वृद्धि होगी मांसोड़ित की, जबकि गर्भड़ी में कार्य अर्थात कृशता उत्पन्न होगी। फिर देखते हैं 6 मंथ में। 6 मंथ में गर्भ के स्वरूप देखेंगे। सुश्रुत ने बोला षष्ठे बुद्धि। तो षष्ठे बुद्धि, तो षष्ठे बुद्धि की उत्पत्ति जो है छठे माह में सुश्रुत ने बोली है। तो चरक देखते हैं कि चरक बोलते हैं छठे मास में जो गर्भ है। अब देखेंगे 5वें में क्या था कि मांसोड़ित का उपचय था, और छठे में क्या बोल रहे हैं गर्भ में? बल वर्ण का उपचय। मीन्स जब बल और वर्ण किसके थ्रू होता है? तो बल की जो बात करते हैं, जब जिसके ज्यादा मांसपेशियां डेवलप होंगी उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा मांसपेशी डेवलप होगी उतना ही ज्यादा बल की उत्पत्ति होगी। मीन्स उस व्यक्ति में, उस गर्भ में बल की बात हम करते हैं। जिसके मांस या मांस जो है मांसपेशियों की कमी होती है, डेवलपमेंट नहीं होते, उसमें बल की कमी रहती है। तो इसलिए कह रहा है कि मांसोड़ित का उपचार होगा तो क्या होगा? नेक्स्ट मंथ में बल की वृद्धि होगी। और शोणित रक्त की कमी की वजह से देखते हैं चेहरा डाउन हो जाता है, शरीर का कलर डाउन हो जाता है, जो कम्प्लेक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो शोणित के उपचय की वजह से क्या हो रहा है? वर्ण का उपचय हो रहा है। मीन्स जो वर्ण है जो गर्भ का और अधिक अच्छा हो जा रहा है। मीन्स जो उसका कलर है वो निखर के आएगा। तो छठे माह में चरक ने कहा गर्भ के बल और वर्ण का उपचय हो रहा है। जबकि जब ये बल वर्ण का उपचय हो रहा है और स्त्री में 5वें मास में कार्य हो रहा था, मांसोड़ित का क्षय हो रहा था, तो उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर छठे मास में क्या होगा? बल वर्ण की हानि होगी। गर्भ में बल वर्ण की उपचय हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, लेकिन गर्भणी में क्या हो रहा है? बल वर्ण की हानि होगी। तो एक को याद रखना है कि गर्भ में क्या हुआ, उसके जस्ट अपोजिट गर्भणी को भी अनुमान लगा देना है। लेकिन जो नाम है उसको ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट टर्म कार से बोला गया है तो कार से होगा, न कि मांसोड़ित क्षय। कारण मांसोड़ित क्षय है लेकिन टर्म है कार, कृष्टापन। नेक्स्ट देखते हैं 7th मंथ में, 7वां महीने में मासानुवासी वृद्धि क्या होगा, उसमें क्या डेवलपमेंट होगा। तो सुश्रुत बोला सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त्र। मीन्स 7वें माह में और अधिक जो सबसे ज्यादा व्यक्त हो जाएंगे, सभी अंग प्रत्यंग प्रव्यक्त हो जाएंगे, प्रव्यक्तर भवति। फिर चरक ने क्या बोला है कि गर्भ में 7वें मास में सर्व भावों से युक्त हो जाता है। गर्भ क्या होता है? 7वें माह में सभी भावों से युक्त हो जाता है। भाव का मतलब सभी अंग प्रत्यंग से युक्त हो जाता है। तो चरक भी सुश्रुत भी बोल रहे हैं कि सप्तमी सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्त्र भवति, और चरक भी बोल रहे हैं कि गर्भ क्या है? सर्व भावों से युक्त हो जाता है। अगर भाव से युक्त हो रहा है गर्भ, तो गर्भणी क्या हो रही है? क्लांततम। तो जैसे जैसे गर्भ का डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे जस्ट अपोजिट जो गर्भड़ी होती है अर्थात माता होती है उनमें कमियां पाई जाती है। गर्भ का तो डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, लेकिन गर्भड़ी का जो भी विकास है, जो भी वर्ड है, स्वरूप है, या गर्भड़ी अत्यधिक मात्रा में थकी हुई लगेगी, महसूस करेगी। इसलिए 7वें माह में बोला गया है कि गर्भड़ी क्लांततम अर्थात थकी हुई, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले बलवड़ की हानि थी, उससे पहले मांसोड़ित का क्षय था या काशता थी। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? 7वें मास में गर्भड़ी अत्यधिक थकी हुई महसूस करेगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि 7वें माह के बाद 8वें माह की स्थिति आती है। तो 8वें माह की स्थिति जब आएगी तो सुश्रुत ने क्यों बोला है कि चाहे सुश्रुत हो चाहे चरक हो, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि अस्थिर भवत्य ओज, यहाँ पर ओज की बात की गई है। 8वें मास में ओज की बात की गई, देखेंगे यहाँ पर ओज की बात की है, और ओज की स्थिति क्या है 8वें मास में? अस्थिर होता है। तो नोट डाउन की जो ओज अस्थिर किस माह में होता है? 8वें माह में होता है। तो अष्टमें अस्थिर भवत्य ओज मीन्स 8वें माह में ओज अस्थिर होता है। अस्थिर होने का मतलब है कभी माता के शरीर में, माता के हृदय में या माता के शरीर में, कभी गर्भ के हृदय में या शरीर में, एक तरह से उसका ट्रांसफर या मूवमेंट होता रहता है। तो साथ ही साथ क्या होता है, सुश्रुत ने बोला है कि जो गर्भ होता है नैरित्र का पार्ट होता है। मीन्स गर्भ 8वें मास में अगर प्रसव कराया जाए तो ओज के अस्थिर होने के कारण साथ ही साथ जो गर्भ होता है नैरित्र का भाग होता है। नैरित्र एक राक्षस माना गया है, एक ग्रह राक्षस है, उसका भाग होने की वजह से वो जीवित नहीं रहता है। अगर मान लीजिए कि
किसी भी कारण से अगर डिलीवरी कराई जाती है और प्रसव कराया जाता है तो क्या करते हैं, मांस और तंडुल की बलि देते हैं। मांस और तंडुल की बलि 8वें माह में देते हैं। ध्यान से लिख लीजिएगा, मांस और तंडुल की बलि इसी 8वें माह में सुश्रुत के अकॉर्डिंग देने को बोला है। चरक ने देखा है, चरक ने क्या कहा 8वें मास में, उन्होंने कहा कि ओज अस्थिर है। सुश्रुत ने बोला था कि ओज अस्थिर है, चरक में बोल रहे हैं कि ओज अस्थिर है। तो ओज अस्थिर का मतलब कभी माता के शरीर में, कभी गर्भ के शरीर में, इस तरह से ये विचरण करता रहता है। और इसीलिए चरक ने 8वें माह को या 8वें माह को अगण्य बोला है, मीन्स प्रसव के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहने का मतलब कि चरक ने बोला है कि 8वें माह में प्रसव नहीं कराना चाहिए। मतलब आप गणना करते हैं प्रसव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 8वें माह को भूल जाइए, या तो 7वें माह में 1 माह पहले करा लीजिए या उसके आगे चले जाइए। मीन्स 8वें माह में ओज अस्थिर होने की वजह से आपको प्रसव नहीं कराना है। तो क्लियर कट उन्होंने इंडिकेट किया कि प्रसव नहीं कराना है 8वें माह में, चरक ने बोला है। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो सुश्रुत का मत है, नेक्स्ट मंथ में प्रसव की जो बात आती है, तो प्रसव की जब बात आएगी तो यहाँ सुश्रुत ने क्या बोला है, सबसे पहले सुश्रुत को देखेंगे। 8वें माह के बाद सुश्रुत ने बोला है कि 9वां 10वां 11वां 12वां, मीन्स चाहे 8 के बाद 9वें 10वें 11वें 12वें किसी भी माह में प्रसव करा सकते हैं। अगर इस माह में प्रसव हो जाएगा तो बालक स्वस्थ रहेगा। अगर इस माह के बाद मीन्स 12 माह के बाद भी प्रसव होता है, इसका मतलब कि वो गर्भ स्वस्थ नहीं है, उसमें कुछ ना कोई विकृति है। तो कह रहा है कि 9वें 10वें 11वें माह में अगर प्रसव हो रहा है तो क्या है, वो प्राकृत है, तो वो स्वस्थ है। प्राकृत 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 मीन्स होता है स्वस्थ, ठीक है, ये स्वस्थ है। अगर इसके बाद अगर डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही, इसका मतलब गर्भ में कोई ना कोई विकार है या विकृति है, इसलिए कहा 12वें मास में प्रसव को प्राकृत बोला गया, स्वस्थ है, अन्यथा विकार है। फिर देखते हैं चरक ने क्या बोला है कि 8वें माह, क्लियर कट देखो डिफिनेशन दिया है कि 8वें माह के 1 दिन बीत जाने पर, मीन्स 8वां महीना कंप्लीट हो गया, पूरा 8वां माह कंप्लीट हो गया, जैसे ही 9वें मास के पहले दिन प्रवेश करेंगे वहां से लेकर 10वें मास तक, तो कह रहा है 8वें माह के 1 दिन बीत जाने पर अर्थात 9वें मास से 10वें मास तक प्रसव कराना चाहिए। जो चरक ने प्रसव का समय दिया है वो 9वें माह से 10वें माह के बीच में बोला है, मीन्स 9 और 10वां माह प्रसव के लिए बोला है। अगर इसमें इसके अलावा प्रसव होता है, मीन्स 9वें 10वें माह के बाद प्रसव होता है तो वो विकृति मानी जाएगी, तो गर्भ में विकार माना जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पर सुश्रुत ने जो प्रसव का जो समय बताया है 9वां 10वां 11वां 12वां, जबकि चरक ने बोला है कि 8 माह के 1 दिन बीत जाने के बाद अर्थात 9वें और 10वें माह में प्रसव के लिए कहा है। इस तरह से हम लोग मासानुवासिक वृद्धि क्रम की गर्भ की बात कर चुके हैं। धन्यवाद।